हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ जो कि ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। और इस आईपीओ की जो डिमांड है काफी जबरदस्त आ रही है। मतलब खुलते ही जो जीएमबी अभी बता रही है 50% से ऊपर। तो कंपनी आखिर ऐसा क्या करती है जो इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है, वो हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, जैसे कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है और महंगी है या सस्ती है, और कंपनी लॉस के अंदर है या प्रॉफिट के अंदर है, उधारी ज्यादा है या नहीं है, और आईपीओ के बाद क्या टोटल रहेगा इसका, सारी चीजें वो भी हम जानेंगे। इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि भी लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं होगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अलावा जो जीएमबी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो अब सबसे पहली चीज आते हैं जीएमबी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है। अभी लेटेस्ट जीएमपी इसकी बता रही है 160 रुपए पर शेयर, लगभग 53% के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं। डिमांड काफी जबरदस्त है और एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, उसके बारे में भी आने वाले टाइम में डिस्कस कर लेंगे। तो डिमांड इतनी जबरदस्त क्यों आ रही है, तो जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं या कोई पावर प्लांट्स होते हैं, या आप यूं मान के चले जो रिफाइनरीज वगैरह, ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह जो भी होते हैं, जहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान के 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो वहां पर जो टेम्परेचर मापने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वरना वो भी तो पिघल जाएंगे। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर चाहिए होते हैं। तो ये चीज समझ में आएगी। उसके अलावा ऐसी पावर केबल्स भी आती है। अब भाई, इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा तो वो जनरेट कैसे होगा, पावर जो जहां से जा रही है, तो वैसी केबल्स भी ये बनाती है, इंसुलेटेड केबल्स वगैरह आप उसको कह सकते हैं। उसके साथ में एक होता है कि मेटल पिघलाने के लिए या फर्नेस के लिए, मतलब हीटिंग इक्विपमेंट्स जो आते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। तो ये तीन चीजें मेन बनाती है और इस कारण इसकी डिमांड जो है इतनी ज्यादा आ रही है। उसी के साथ में इंडिया के अंदर कहा जाए तो कुछ ऐसे जो सेगमेंट है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर इकलौती कंपनी है और उसका मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। तो ये जो डिमांड आने का कारण ये है। ये चीज समझ में आ गई कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारी चीजें आती है, जैसे थर्मोकपल है, थर्मोवेल है, पायरोमीटर है। ज्यादातर ये प्रोडक्ट बिजनेस टू बिजनेस ही जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ज्यादातर। कोई मतलब अपने जैसे रिटेलर्स तो इसके लिए खरीदेंगे नहीं ये चीजें। ओवरऑल अगर टेम्परेचर सेंसर में इसका मार्केट शेयर देखें इंडिया के अंदर 10.5% है। मतलब 100 अगर सेल होता है तो 10.5 इसके सेल होते हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। ओवरऑल अगर आरएचपी वाइज अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर मैंने देखा है तो ये टॉप लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर इस तरह की। और यूं कह सकते हैं कि टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह या ओवरऑल कुछ सेंसर्स में ये इंडिया की इकलौती कंपनी भी कह सकते हैं। अब अगर इसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू वगैरह निकालें तो टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, मतलब ये जो टेम्परेचर सेंस करने वाले, वहां से 44%, 44.5% का रेवेन्यू। इलेक्ट्रिक हीटिंग सॉल्यूशंस, मतलब जो हीटिंग करने के लिए काम आते हैं, ओवन है, फर्नेस है, जैसे मेटल पिघल जाता है, तो वहां से 20.7% का रेवेन्यू। फिर जो मैंने आपको बताया स्पेशलाइज केबल है इनके पास, वहां से 34.7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये चीज समझ में आ गई। और इंडिया से जो इनकम है 71% के आसपास डोमेस्टिक इनकम। आउटसाइड इंडिया जो इनकम है 28.5% का रेवेन्यू। ये लगभग 80 कंट्रीज में अपना माल सप्लाई करती है और इंडिया के अलावा इसकी बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और अगर कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन देखिए तो टॉप 10 कस्टमर से जो रेवेन्यू जनरेट होता है 18.5% के आसपास, मतलब ज्यादा नहीं है। तो ये बढ़िया बात है कि कोई एक आधे कस्टमर पर डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं है। और इस सेक्टर के इसके जो प्रोडक्ट्स है कहाँ जाते हैं, तो मेटल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे स्टील वगैरह बनते, जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, वहां से लगभग 20% के आसपास का रेवेन्यू। फिर पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, जो रिफाइनरीज वगैरह आप कह सकते हैं, वहां से 21% से ऊपर का रेवेन्यू। फिर कोई पावर सेक्टर है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हो गए, और अदर सेक्टर्स जो ऐसे बड़ी बड़ी जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह भी कह सकते हैं। अब इसकी टोटल अभी लगभग देखे तो 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। 10 इंडिया के अंदर, उदयपुर के अंदर है, ठीक है, 10, और 5 है आउटसाइड द इंडिया, जैसे यूएई, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, जर्मनी है और पोलैंड यहां पर है। मतलब ओवरऑल 13 एशिया के अंदर, 2 यूरोप के अंदर है। और अगर इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर दिखे तो एक्चुअल इनकॉर्पोरेशन 1976 के अंदर लगभग हुआ था, पायरोटेक नाम से, और जो लगभग 50 साल उसको कह सकते हैं इसके ग्रुप को। और जो ये टेम्पसेंस नाम से फिर इसका नाम वगैरह बदला, या जो इसको रजिस्टर किया गया जिनके मालिकों ने, तो वो लगभग उसको हो गए 36 साल, 1990। ओवरऑल ये कंपनी की डिटेल्स हमें समझ में आ गई। कंपनी का काम बढ़िया है, यूनिक है, मार्केट शेयर काफी अच्छा है और काम
यूनिक नजर आ रहा है तो अच्छी चीज है। अब चीज ये है कि मेन जो सारी चीजें डिपेंड करेगी फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पर, कंपनी के जो आंकड़े सही है या नहीं है। तो फाइनेंशियल जो है 2023 से 2026 तक दिए गए हैं, ठीक है, वो जान लेते हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बढ़िया बात है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास है, बढ़िया है। प्रॉफिट के अंदर भी सेम ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 2023 के अंदर 13.85%, 2024 के अंदर 14.72%, 2025 के अंदर 16.36% और 2026 के अंदर 15.59% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन है, बढ़िया है मार्जिन वगैरह, मतलब 10% से ऊपर कम नहीं होते हैं। बाकी नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। अभी 465 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में, और बोरोइंग्स उधारी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, 77.94 करोड़ रुपए की उधारी अभी आज की तारीख में। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.15 का है, तो मतलब डेट काफी कंट्रोल के अंदर है। और एक और अच्छी बात ये लगी कि आईपीओ के पैसे से 55 करोड़ रुपए का अपना डेट पे कर लेगी, मतलब आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री जैसी कंपनी हो जाएगी। मतलब ये अपने प्रॉफिट से या यूं कहें अपने रिजल्ट से आराम से डेट पे कर सकती है। तो फाइनेंशियल्स आईपीओ के बाद सुधरेंगे। ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। आरओई 13.5% है, आरओसी 21% के आसपास है, बढ़िया है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो देखिए इसका कोई भी अभी लिस्टेड पीयर है नहीं, और देखा जाए तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसे काफी सेगमेंट है जिसके अंदर ये अकेली कंपनी है, तो बढ़िया बात है। बट इसका पी 35 का है, प्राइस टू बुक 4.87 का है, तो ठीक है। वैल्यूएशंस ज्यादा महंगी तो नहीं है, ठीक है, वैल्यूएशन महंगी नहीं है, बट आप कहें कि बहुत सस्ती ऐसा भी नहीं, ओके ओके कह सकते हैं वैल्यूएशंस, ठीक है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली फंडामेंटली काफी कंपनी अच्छी नजर आ रही है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लें तो आईपीओ 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। 28 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 4 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में 285 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में 50 शेयर का लॉट है। लगभग इसका जो लॉट साइज बनेगा 15,000 का, और इसका इश्यू साइज 650 करोड़ रुपए का है, ज्यादा बड़ा इश्यू साइज नहीं है। जिसके अंदर फ्रेश इश्यू 95 करोड़ रुपए के हैं, छोटा ही है फ्रेश इश्यू। उसमें से 55 करोड़ रुपए अपना डेट पे करेगी, 18 करोड़ रुपए अपने कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाने के अंदर काम में ले रही है, और ओएफएस है 555 करोड़ रुपए का, और इसका मार्केट कैप बनेगा 2514 करोड़ रुपए का। मतलब स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है, ज्यादा छोटी भी नहीं है, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है, ये बात अच्छी है, बट इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क पॉइंट रहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर, बट एक अच्छी बात है कि स्मॉल कैप में ग्रोथ भी उतनी ही रहती है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मार्केट कैप छोटा होता है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 80% है, बाद में 65% के आसपास रह जाएगी, बढ़िया होल्डिंग है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और जीएमपी वगैरह सिर्फ एक अंदाजा है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है, क्या डेटा है, वही देखते हैं, ठीक है। अभी जीएमपी 50% के आसपास है, बढ़िया है, 1 पॉइंट पूरा मिल जाता है। वैल्यूएशंस देखिए, कोई लिस्टेड पीयर्स है नहीं, तो एग्जैक्टली कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं, और ये अच्छी बात भी, कोई कंपिटिटर नहीं है, बट इसका पी 35 का है और प्राइस टू बुक लगभग 5 के आसपास का है। तो वैल्यूएशंस देखिए महंगी ज्यादा नहीं कह सकते, बट ज्यादा सस्ती भी नहीं कह सकते, आधा पॉइंट वैल्यूएशंस में दे सकते हैं। बाकी एंकर और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। छोटा इशू साइज इस हिसाब से लग रहा है कि एंकर पोर्शन जो है उसके अंदर लगभग आधा पॉइंट मिल सकता है मैक्स, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ठीक ठीक आएगी, क्योंकि छोटा इशू साइज है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन देखिए जीएमपी ज्यादा है, तो सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगा। तो ये इसके पॉइंट मैक्सिमम मुझे लगता है, अगर खींच तान के बता रहा हूँ, 3 के आसपास बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रल टू लो रिस्क के बीच में इसकी रेटिंग बन रही है, ठीक है। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। बाकी मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन आ जाने दीजिए, एंकर लिस्ट देखिए, और थोड़ा सोच समझ के डिसीजन बनाइए, ये चीज है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए इसका सेक्टर यूनिक है, सेक्टर के अंदर लीडिंग है, और मार्केट शेयर अच्छा है इसका, और इंडिया के अलावा बाहर भी सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स, इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बाहर भी है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन भी 10% से ऊपर के हैं, मतलब यूं मान के चले 15% के आसपास ही है। फिर डेट कंट्रोल के अंदर है, और आईपीओ के पास और डेट पे कर रही है, अच्छी बात है। मार्केट शेयर वगैरह भी ठीक है, और प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद भी अच्छी रहेगी, 65% के आसपास, बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष तो मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा कि हाई रिस्क पॉइंट है कि भाई बहुत खतरा है इसके लिए, ऐसा नहीं लगा मुझे कुछ। हाँ, वैल्यूएशन से ऐसा लगता है कि थोड़ी सस्ती करते तो ठीक रहता, बट ठीक है कि इतनी ज्यादा भी कोई अब महंगी भी नहीं कह सकते। अब ओवरऑल ये है कि भाई कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन देखें तो कस्टमर किसी एक पर डिपेंडेंसी भी ज्यादा नहीं है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। कुछ सेक्टर्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी है, अब देखिए जहां डिमांड रहेगी वहीं तो माल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना।
अब मुझे नाश्ते की भूख लगी तो नाश्ता जो भूखा होगा उसको ही जाएगा, ये चीज़ है। तो डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल है। टॉप 10 जो कस्टमर्स हैं वहां से लगभग 18.5% का रेवेन्यू है। तो कोई ऐसा है नहीं कि एक कस्टमर कोई डिपेंडेंसी है, ये अच्छी बात है। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो देखिए कोई भी कंपनी हम क्या देखते हैं, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, वो लीडिंग पोजीशन के अंदर हो, इसके अंदर है, ठीक है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, मार्जिन अच्छी होनी चाहिए, डेट कंट्रोल के अंदर होना चाहिए, इसके अंदर है। दूसरा वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी नहीं हो, तो वैल्यूएशन इसकी रीजनेबल है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें सही है। फिर देखिए एंकर लिस्ट आ जाएगी तब उसका भी पता चल जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए एक नज़र में कंपनी ऐसी लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट कंपनी कह सकते हैं, जो एक परफेक्ट बैलेंस्ड कंपनी, लो रिस्क कंपनी जिसको कह सकते हैं। और हाँ, पर्सनली कोई मेरा पूछेंगे तो मुझे लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से स्टडी करने जैसी कंपनी लग रही है। हाँ, जिसको वॉच लिस्ट में ऐड करके हम स्टडी कर सकते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, जिसको नजर में रख सकते हैं, ये चीज है। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। उम्मीद करता हूं वीडियो देखने के बाद आपकी काफी हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हाइप बटन जरूर दबाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।